नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी के फैक्ट के साथ इस सीरीज में हम कवर करते हैं। यह हमारी इस सीरीज की 218वीं क्लास है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस सीरीज का अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो 6 मास्टर वीडियोस बनी हुई हैं। हर मास्टर वीडियो में 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। उन 6 वीडियोस के माध्यम से 3000 क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। देखिए, हमारे संसदीय ढांचे में 2 टेम्पररी सदन कौन कौन से हैं? 2 टेम्पररी सदन, एक है हमारा लोकसभा और एक है हमारी विधानसभा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राज्यसभा आप जानते हैं स्थायी सदन है, ये कभी भी विघटित नहीं होती है, ठीक है। विधान परिषद जो है ये खत्म की जा सकती है। किसी राज्य में अगर विधान परिषद को खत्म करना है तो उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये भी अगर है तो लगातार चलती रहेगी, विघटित नहीं होती है। जैसे लोकसभा और विधानसभा हर 5 साल में विघटित हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन विधान परिषद को लेकर के भी आपसे पूछा गया था। आपको चारों सदनों के नाम दिए गए, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, और पूछा गया इनमें से किस सदन को समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। तो समाप्त किया जा सकता है किसको? विधान परिषद को, लेकिन यह विघटित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कथन खून का बदला खून निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनमें से किसका नारा था खून का बदला खून? सही आंसर होगा बंगाल में बनी एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, जो अनुशीलन समिति थी आपकी, ये 1907 में बनी। कलकत्ता में इसे बनाया गया था। वारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, प्रमथनाथ बनर्जी, जतिननाथ बनर्जी, कई सारे व्यक्तियों के सहयोग से इसे बनाया गया था, ठीक है। इसी अनुशीलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था खून के बदले खून, ठीक है। इसी समिति के द्वारा बंगाल में एक समाचार पत्र भी शुरू किया गया, युगांतर समाचार पत्र। किसने शुरू किया था? वारिंद्र कुमार घोष ने किया था। वो इसी समिति से जुड़ा हुआ समाचार पत्र था। कुछ जगहों पर दिया है कि अनुशीलन समिति 1902 में बनी और ये जो युगांतर पत्र था ये 1907 में आया था। तो आपने दोनों बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? युग्म आपको दिए गए हैं। एक तरफ पत्र पत्रिकाएं और किताबों के नाम हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक और संपादकों के नाम हैं। चलिए मिलाते हैं, इनमें से कौन सा वाला सही है। पहला, फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान यह किसकी पुस्तक है? यह दयानंद सरस्वती की पुस्तक नहीं है, यह तारकनाथ दास की है। तो ऑप्शन ए वाला आपका गलत है, यह सही सुमेलित नहीं है। इंडिया डिवाइडेड यह पुस्तक किसकी है? यह डिवाइडेड भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस यह पुस्तक चितरंजन दास की है और यहां पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, यानी ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल यह पुस्तक काफी फेमस पुस्तक है, बहुत बार पेपर में आई है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं, न कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो डी वाला भी गलत है। केवल सी वाला जो युग्म है आपका वो सही है और आपको वही बताना था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। देखिए, नमक सत्याग्रह से संबंधित 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है। पहला, इसके तहत गांधी जी के द्वारा साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा गया था। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च जो किया था, इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से।
क्वेश्चन आता है दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई, तो जल्दबाजी में आपने दांडी को टिक नहीं करना है। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम से, इनका आश्रम साबरमती में था, तो साबरमती से लेकर दांडी तक की उन्होंने पैदल यात्रा करी और इसी को कहते हैं दांडी मार्च। ठीक है, कहां से शुरू हुआ? साबरमती से शुरू हुआ था। ठीक है, कुल 24 दिन इस यात्रा में लगे थे। दांडी वे अपने अनुयायियों के साथ पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को और 6 अप्रैल से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी, जब उन्होंने यहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, शुरुआत में उनके साथ कितने उनके सदस्य थे, कितने उनके अनुयायी थे जो यात्रा में चले, तो शुरुआत में उनकी संख्या 78 थी। यह भी पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल यह भी आया था कि नमक सत्याग्रह के दौरान या दांडी मार्च के दौरान कौन सा एक विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था, तो उसका नाम भी याद करेंगे, वेब मिलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें दांडी मार्च को लेकर के। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इस यात्रा की तुलना अरविंद घोष ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से करी थी। देखिए, महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से करी गई, लेकिन यह तुलना अरविंद घोष ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। आपको पूछा है कौन सा वाला कथन सही है, दूसरा वाला आपका गलत है, पहला वाला आपका सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे नेपोलियन को 1814 में यूरोपियन शक्तियों ने पराजित कर दिया था और अल्बा द्वीप पर उसे रख दिया था। वहां से वो भागा और फिर उसने पेरिस की तरफ कूच किया। अपनी छोटी सी सेना लेकर वो पेरिस की तरफ बढ़ा। 100 दिन की पूरी उसकी यात्रा थी और जब वो पेरिस के अंदर गया तो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी विरोध के उसे वहां की जो सेना थी, वहां के जो लोग थे, सबने उसका समर्थन किया और वो दोबारा से फ्रांस का, पेरिस का शासक बन गया। उसी के साथ दांडी मार्च की यात्रा करी जाती है कि यह भी बिना हिंसा के हुई और इसका भी प्रभाव सत्ता तक गया, वहां जो सरकार थी उस समय अंग्रेजों की, वहां तक गया। तो नेपोलियन के पेरिस मार्च से दांडी मार्च की तुलना किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने करी। यहां पर अरविंद घोष दिया है, तो कथन आपका गलत है। ठीक है, केवल पहला कथन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार यहां पर होगा, उनके कालक्रम अनुसार यहां पर व्यवस्थित करें। तो चलिए यहां पर इन घटनाओं को इनके कालक्रम अनुसार लगाते हैं। पहले इनके साथ वर्षों को लिख लेते हैं ताकि आपको इनको अरेंज करने में और आसानी हो सके। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को की गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र में एक आश्रम है, पवनार आश्रम, वहां से शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को भाग लेने से रोकना, उनको भाग नहीं लेने देना। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? किसने इसे शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है और इसी सत्याग्रह के दौरान एक नारा प्रसिद्ध हुआ, न कोई पाई और न कोई भाई। यह भी किस आंदोलन के दौरान आया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे यहां पर नियुक्त किया था? विनोबा भावे को। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की हमने तिथि देखी और उससे जुड़े तथ्यों को देखा। दूसरा यहां पर दिया है अगस्त प्रस्ताव। जो अगस्त प्रस्ताव था यह 8 अगस्त 1940 को आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो भारतीयों की मदद लेने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिससे कांग्रेस उनका समर्थन करने लगे और विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ दें। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत का वाइसरॉय था, उसी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए, उसी को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में कई सारी बातें कही गई थी कि वाइसरॉय की जो कार्यकारिणी होगी उसमें भारतीयों की संख्या को हम बढ़ाएंगे। लड़ाई के बाद जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। लड़ाई के बाद संविधान सभा का गठन करेंगे। पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा के निर्माण के लिए हां करी थी, वो इसी अगस्त प्रस्ताव में करी थी। ठीक है, हालांकि इसे बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। यह था आपका अगस्त प्रस्ताव। तीसरा है आपका वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव की बात करें, यह आपका 14 जुलाई 1942 में आया था। ठीक है,
कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है, वर्धा के अंदर इस बैठक को आयोजित किया जाता है। 1942 से विश्व युद्ध चल रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। वर्धा में यह बैठक होती है। इसी बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका प्रस्ताव यहां पर लाया जाता है। ठीक है, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को तैयार किया था, नेहरू जी ने इसे पेश किया था और सरदार पटेल जी ने इसका समर्थन किया था। यह आपके वर्धा में ही आया था, वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, चौथा है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया था। अंग्रेजों की बातें भारतीयों ने नहीं मानी। उन्होंने एक कमीशन अपना भेजा जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की घोषणा जो होती है, या क्रिप्स मिशन से संबंधित जो डेट है आपकी, वो मार्च 1942 है। 11 मार्च को इसकी घोषणा होती है, 23 मार्च को यह भारत में आता है। ठीक है, तो हमने चारों की तिथियों को यहां पर देखा। अब आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 2। अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ यानी 1। उसके बाद आपका क्रिप्स प्रस्ताव आया यानी कि 4, और फिर आपका वर्धा प्रस्ताव यानी कि 3। 2 1 4 3 हमारा सही विकल्प यहां पर होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी। अगला, मुगल काल में प्रयोग किया जाने वाला पोलज शब्द किससे संबंधित था? देखिए, मुगल काल में जो पोलज शब्द होता था या जो पोलज भूमि होती थी, यह किस प्रकार की भूमि होती थी? ऐसी भूमि जिसमें नियमित रूप से वर्ष में 2 बार खेती की जा सकती है, उसे कहा जाता था पोलज। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मुगल काल में भूमि का जो बंटवारा किया गया था, भूमि को जो वर्गीकृत किया गया था, 4 प्रमुख भागों में किया गया। एक भूमि होती थी उसको कहते थे पोलज, एक भूमि होती थी उसको कहते थे परती भूमि, एक भूमि को कहा जाता था चाचर भूमि, और एक भूमि को कहते थे बंजर भूमि। पोलज भूमि वो होती थी जिस पर लगातार खेती होती रहती थी, अच्छी होती थी खेती के लिए। ठीक है, तो नियमित रूप से कृषि वाली भूमि को कहते थे पोलज। जिस भूमि पर 1 या 2 साल के अंतराल पर खेती करी जाए उसे कहा जाता था परती भूमि। जिस भूमि पर 3 से 4 साल में खेती हो उसको कहते थे चाचर, और जिसमें 5 या उससे भी ज्यादा साल में केवल 1 बार खेती हो उसे बंजर कहते थे। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, मुगलों के शासन प्रशासन से भी सवाल बन जाते हैं। इसी हफ्ते से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हम करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हमने दिल्ली सल्तनत से पहले के जो वंश थे उनको कवर कर लिया था, दिल्ली सल्तनत को देख लिया था, उनके प्रशासन को देख लिया था। तो उसके बाद का जो मुगल साम्राज्य है उसकी क्लासेस आपकी इसी हफ्ते से आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम पूरी डिटेल से पूरा मुगल वंश पढ़ेंगे, उनके प्रशासन को पढ़ेंगे, किस राजा के द्वारा कौन से कार्य किए गए, किससे कौन से सवाल आते हैं, सब आपके उस सीरीज के अंदर कवर हो जाएंगे, जो हमारी मध्यकालीन इतिहास की डिटेल सीरीज होगी। कांग्रेस की स्थापना तक हम पूरा उसे कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद अधिकारियों का उच्च से निम्न की ओर सही वरीयता क्रम निर्धारित कर सही उत्तर चुनें। तो वरीयता क्रम आपने बताना है। यहां पर वरीयता क्रम हमने कई बार कवर किया है, संविधान वाली क्लास में भी हमने इसको देखा था। वरीयता क्रम में इनका क्रम पहले लगा लेते हैं। सबसे ऊपर इनमें आएगा राज्यपाल, ये सबसे ऊपर होंगे अगर हम सिर्फ इन चारों की बात करें। ठीक है, राज्यपाल के बाद इन चारों में नंबर 2 पर आता है भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनके बाद आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश 3 नंबर पे, और फिर आते हैं राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो सबसे पहले कौन है? राज्यपाल, उसके बाद है उपराष्ट्रपति, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता। 1 4 2 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्रम हमने कई बार देखा है। सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं उपराष्ट्रपति, फिर होते हैं प्रधानमंत्री, ये टॉप 3 है हमारे। नंबर 4 पर राज्यों के राज्यपाल होते हैं अपने राज्यों में। नंबर 5 पे भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, और नंबर 5 पर ही भूतपूर्व राष्ट्रपति के समकक्ष ही वर्तमान में जो उप प्रधानमंत्री है वो होता है। ठीक है, नंबर 6 पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके साथ लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और फिर आता है नंबर 7, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, संसद में विपक्ष के जो नेता होते हैं, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने राज्यों में, पूर्व प्रधानमंत्री, वो सब शामिल होते हैं। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी इन्हीं के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन यहां पर चुनें।
तो यहां पर आपको भारत के संविधान से जुड़े दो स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए यहां पर सही वाले कथन को देखते हैं। पहला है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अपनाया 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। दूसरा, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया था। सेकंड वाला आपका गलत होगा। देखिए 26 जनवरी को तो हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था। उससे पहले जब संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर को, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिनको उसी दिन से लागू कर दिया गया था। टोटल इन अनुच्छेदों की संख्या 15 थी, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 9 तक के जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे उनको लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित एक आर्टिकल था, आर्टिकल 60, इसको लागू कर दिया गया। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल था जो आर्टिकल 324, उसको लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को ही। इसके बाद आर्टिकल 366 और 367 थे जिसमें कुछ परिभाषाएं दी गई थी, कुछ व्याख्याएं दी गई थी, उनको लागू कर दिया गया। और 379 से लेकर 394 के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो संविधान लागू होने तक जो टेम्पररी व्यवस्थाएं थी उनसे संबंधित थे, उनको लागू कर दिया। ठीक है। तो मौलिक अधिकार उन अनुच्छेदों में नहीं था जिनको 26 नवंबर में लागू किया गया। तो सेकंड वाला आपका गलत है, ये 26 जनवरी 1950 से ही अस्तित्व में आए। ठीक है। तो आपको पूछा है सही कौन सा है, केवल पहला वाला सही है। निम्न कथन और कारण पर विचार कर सही उत्तर चुनें। अभिकथन दिया है, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यह अभिकथन है। कारण दिया, अभिकथन तो आपका सही है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है तो जो दूसरे मंत्री हैं वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वो अपने पद पर उसी समय से हट जाते हैं। कारण, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण इसकी व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए। जो प्रधानमंत्री होता है वही मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो अगर प्रमुख ही अपनी गद्दी से हट जाए तो फिर मंत्रिपरिषद का अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है। अगला, गठन वर्ष के आधार पर पंचायती राज समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो पंचायती राज से जुड़ी हुई 4 इंपॉर्टेंट समितियां आपको दी गई हैं। जीवीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और थुंगन समिति। चारों समितियों का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। चलिए इनके क्रम को लगाते हैं। जो जीवीके राव समिति थी आपकी, ये बनी थी 1985 में। ठीक है। एलएम सिंघवी समिति की बात करते हैं, ये 1986 में बनी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी और थुंगन समिति 1988 में बनी। तो सबसे पहले कौन बनी है? अशोक मेहता समिति। कहां पर है? यहां पर। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अशोक मेहता समिति के बाद जीवीके राव समिति बनी, फिर एलएम सिंघवी और फिर थुंगन समिति। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का कौन सा क्रम सही होगा? जनगणना के आंकड़े हमने कई बार कवर किए हैं। दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं, हमने देखा था उस वीडियो में कि भारत में 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो रही वो किस राज्य की रही थी? वो नागालैंड की रही थी, माइनस में रही थी, -0.6% रही थी। ठीक है। तो 3 राज्य आपको दिए गए हैं, आपने इनको कम से लेकर अधिक तक इनको लगाना है। यानी जहां की दशकीय वृद्धि दर कम थी, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो पहले कम और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए चलना है। तो नागालैंड की नेगेटिव में थी, इकलौता राज्य जिसकी नेगेटिव में थी, तो सबसे पहला तो नागालैंड आएगा। नागालैंड केवल एक ही में पहले पर है, बाकी में नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 0.6% थी माइनस में। केरल की जो दशकीय वृद्धि दर थी 4.9% थी और गोवा की 8.23% थी। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य भारत का कौन था? वो नागालैंड था, उसके बाद केरल था और फिर गोवा था। ये हमारे टॉप के 3 थे सबसे कम वालों में। ठीक है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां की थी? वो मेघालय की थी, लगभग 28% के करीब। नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश था 26% और फिर बिहार लगभग 25.5% के करीब। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, दुनिया का पहला
पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो ENIAC था। ठीक है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। संविधान सभा की बैठक जब बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? देखिए, जो संविधान सभा थी हमारी, यह केवल संविधान निर्माण का काम नहीं कर रही थी, ये एक अस्थायी लोकसभा के तौर पर भी काम कर रही थी, अस्थायी विधायिका के भी काम कर रही थी, यानी एक अंतरिम संसद भी थी हमारी संविधान सभा। जब यह संविधान सभा के तौर पर बैठक करती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब यह अंतरिम संसद के तौर पर या विधायिका के तौर पर कानून बनाने के लिए बैठक करती, तब इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इसीलिए हम देखते भी हैं कि जब ये जो अंतरिम संसद थी, ये जो संविधान सभा थी, जब इसे अंतरिम संसद में कन्वर्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू होने से पहले आखिरी बैठक हुई, जो संविधान सभा थी उसे अंतरिम संसद में बना दिया गया, यानी जो विधायिका थी उसे अब अंतरिम संसद बना दिया। और पहले अध्यक्ष जो बने थे अंतरिम संसद के और बाद में पहली लोकसभा के, वो कौन थे? GV मावलंकर थे। ठीक है, निम्न कथनों में सही कथन चुने। चलिए देखते हैं। पहला, लेमडक सत्र नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। पहला वाला कथन आपका सही है। देखिए, लेमडक सत्र जो होता है, कई बार ये नाम या ये शब्द पेपर में आया हुआ है। लेमडक सत्र का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2 लोकसभाएं, एक है 16वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, कार्यकाल इसका खत्म होने वाला है, 17वीं लोकसभा के चुनाव हो गए, 17वीं लोकसभा के सदस्य भी चुनकर आ गए, अभी लोकसभा बनी नहीं है, केवल चुनाव हो चुके हैं। तो इसका गठन होने से पहले इन 16वीं लोकसभा के सदस्यों की जो आखिरी बैठक होगी उसको कहा जाता है लेमडक सत्र। बेसिकली एक ऐसे सत्र को लेमडक सत्र कहते हैं जिसके पास उतनी ज्यादा पावरें नहीं होती हैं, क्योंकि यह सत्र भी जानता है, यह बैठक भी जानती है कि इनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हो पाते हैं, उन्हें लेमडक कहते हैं। ये गलत हो जाएगा। वे सदस्य, इस सदन के वे सदस्य जो इस सदन में नहीं होंगे उनको कहते हैं, यानी जो निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सही कथन कौन सा होगा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है? देखिए, सम्राट हर्षवर्धन जो थे, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ये सारी रचनाएं किसने लिखी हैं? हर्षवर्धन ने लिखी हैं। लेकिन हर्षचरित जो है, यह इनके दरबारी बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, ना कि हर्षवर्धन की। ऑप्शन ए। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापकों से संबंधित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बहमनी साम्राज्य के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी बहमनी साम्राज्य वाले वीडियो में। बहमनी साम्राज्य जब टूटा, उसका विघटन हुआ, तो 5 स्वतंत्र साम्राज्य बने, जिसमें बरार था, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था। वहां पर अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने वंश की स्थापना करी। वही सवाल है कि किस वंश की स्थापना किस व्यक्ति ने करी। सबसे पहला दिया है निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश की स्थापना कहां पर हुई थी? निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, और इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था अहमद शाह। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। आदिल शाही वंश, इस वंश की स्थापना बीजापुर में हुई थी और इस वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। यह आपका सही है। कुतुब शाही वंश की बात करते हैं। कुतुब शाही जो वंश था आपका, यह गोलकुंडा पर स्थापित हुआ और इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। यह भी सही है। इमाद शाही वंश की बात करते हैं। इमाद शाही वंश जो था, यह बरार पर बना और इसका संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह था। यह भी सही है। केवल पहला वाला आपका गलत है। जो निजाम शाही वंश है आपका, यह तो अहमदनगर पे बना था, इसका संस्थापक हमने देखा अहमद शाह था। आदिल शाही वंश बीजापुर पर, कुतुब शाही आपका गोलकुंडा पर और इमाद शाही आपके बरार पर। जो 5वां राज्य था वो बीदर था, जहां पर बरीद शाही वंश आया, जिसका संस्थापक अमीर अली बरीद था। ठीक है, जो ये चिनकिलीज खान है, ये बेसिकली हैदराबाद का संस्थापक था। ठीक है, तो सही वाला बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये वाला कथन आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है?
तो रिटों के बारे में भी हमने देखा है, संविधान वाली क्लास में देखा है, मौलिक अधिकार वाले वीडियो में देखा है। हमारे पास संविधान में 5 प्रकार की रिटें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन 5 रिटों में से कौन सी ऐसी रिटें हैं जो केवल प्रशासनिक अधिकारियों को जारी की जाती हैं? इनमें से पहला है परम आदेश। परम आदेश किसको जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को। अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा होता है तो कोर्ट उसे परम आदेश करती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, यानी यह प्रशासनिक अधिकारी को दी जाती है। दूसरा है अधिकार पृच्छ। अधिकार पृच्छ यानी क्यू वारंटो। किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी कार्यालय में बैठकर, सरकारी पद पर बैठ करके कोई कार्य कर लेता है जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे पूछ सकता है कि किस अधिकार से आपने ये काम किया। तो ये भी किसको जारी हो रही है? प्रशासनिक अधिकारी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोर्ट जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे पूछ सकता है कि आप जो कैदी है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो यह भी किसको जारी होती है? प्रशासनिक अधिकारी को। उत्प्रेषण की बात करते हैं, यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने से नीचे के न्यायालयों को जारी करते हैं उत्प्रेषण रिट, जिसमें वे कहते हैं कि आपके पास जो भी लंबित मुकदमे हैं उनको आप अपने से ऊपर वाली कोर्ट में भेजो। यह होता है उत्प्रेषण में। ठीक है, ये वाली किसको जारी होती है? अपने अधीनस्थ न्यायालय को। ये अधिकारी को जारी नहीं होती, प्रशासनिक अधिकारी को। प्रशासनिक अधिकारी के लिए 1, 2 और 3 यहां पर सही उत्तर होगा। जो 5वीं रिट है जिसे प्रतिषेध कहते हैं, वह भी कनिष्ठ कोर्ट को ही जारी होती है, वो भी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं होती। ठीक है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा था? तो भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर डीपीएसपी को कहा था टीटी कृष्णमाचारी ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी को लेकर के अलग अलग सवाल आपसे बनते हैं, अलग अलग कथन भी कहे गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा, यह कथन केटी शाह का था। और डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मैकॉल पठार नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी मैकॉल पठार से नहीं आती है? सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, जो मैकॉल पठार है आपका, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस मैकॉल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी आती है, उत्तरी भाग से सोन नदी आती है, दक्षिण से महानदी आती है, जबकि गोदावरी आपके महाराष्ट्र के नासिक से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मुगलों के काल से एक और इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर आया था आपके पास पेपर में, ये उत्तराखंड में भी पूछा गया है। जो मदद ए माश भूमि होती थी मुगल प्रशासन में, किससे संबंधित होती थी? ये आपके विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि होती थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मदद ए माश भूमि को सरयुगल भी कहा जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। यह भूमि अनुदान के रूप में जो विद्वान होते थे या जो धार्मिक व्यक्ति होते थे उनको दी जाती थी। ठीक है, एक प्रकार से वंशानुगत ये भूमि होती थी, यानी उनके बाद उनके वंशजों का अधिकार इस भूमि पर होता था। ठीक है, हालांकि यह भूमि ज्यादातर अन्न उत्पादक होती थी, यानी ज्यादा अच्छी कृषि भूमि नहीं होती थी। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने इन सवालों को यहां पर कवर किया। कोशिश करी इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको यहीं पर कवर कर जाएं, जिससे आपके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो आपका रिवीजन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एक ही जगह पर आपके क्लियर हो जाएं, बार बार आपको इन्हें रटने की आवश्यकता न पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।